नमस्कार। पहले पूरी दुनिया को कोविड जैसी महामारी ने अपने कब्जे में लिया और फिर हिंदुस्तान के हर एक नागरिक की कमर तोड़ी लॉकडाउन ने। और उसके बाद रही सही कसर इन बड़ी बड़ी नामी गिरामी कंपनियों ने पूरी कर दी, जिन्होंने पैसा उगाही के लिए इस आपदा के समय को भी नहीं देखा और टूट पड़े लोगों के ऊपर। ऐसे में आपकी आवाज़ बनकर गजेंद्र शर्मा जैसे लोग और उनके बेटे राहुल शर्मा जैसे लोग आगे आते हैं, जो आपकी आवाज़ को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाते हैं। एक PIL डालते हैं जिसका पूरे में चर्चा तो है, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा। उनका साथ देने के लिए अभी तक बहुत सारे लोग नहीं आ गए हैं। सीधे हम आपको मिलवाते हैं गजेंद्र शर्मा जी से और राहुल शर्मा जी से। इन पिता पुत्र की जोड़ी ने सुप्रीम कोर्ट में PIL डाली है, जिसके बाद आपको और हमें मिलकर जो पैसा उगाही हो रहा है इन बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ से, उस पर कुछ हद तक राहत मिलेगी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले गजेंद्र शर्मा जी, मैं आपसे ये पूछूंगी कि मोरेटोरियम है क्या चीज़? मोरेटोरियम जब हम 27 मार्च में से पहले जो लॉकडाउन हुआ था तो एक बड़ी परेशानी में थे। हम ये सोच रहे थे कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, लॉकडाउन कितने दिन चलेगा। जैसा लगभग लोगों को पता लग गया था कि लगभग ये 2-3 महीने कम से कम रहेगा, अंदाज था लोगों को। तो पता नहीं क्या होगा, कैसे जिएंगे, क्या खाने के लिए होगा या नौकरी व्यापार क्या होगा, कैसे होगा, या बीमारी कैसी हो गई है। जब तक तो लोगों को आंकलन नहीं था, ये भी नहीं पता था कि है क्या, कोई कुछ नहीं था, वैक्सीन नहीं है, कुछ नहीं है, तो कैसे बचें। लेकिन तभी एक फरिश्ता बन के हमारे सरकार द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया 27 मार्च को कि हम आपको राहत दे रहे हैं। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारी रिजर्व बैंक ने कहा कि हम राहत दे रहे हैं। तो आदमी को जब दुख के समय में कोई जरा सी भी तिनका, डूबते को तिनके का सहारा, वैसे ही वो सहारा था। तो हमें बड़ी खुशी हुई। हमने कहा, मैंने कहा नहीं भाई, ये तो चलो, ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। और अब राहत क्या होगी, तो 3 महीने तक आपको मोरेटोरियम दे रहे हैं हम। तो मोरेटोरियम मीन्स जो हमने आंकलन किया, राहत हो गई। और राहत को हमने बड़े तरीके से, लॉकडाउन लगा हुआ था, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। अब हमारी इच्छा ये थी कि हम कैसे अपनी बैंक जाएं और वहाँ बैंक में जाके अपने मैनेजर से या वहाँ किसी व्यक्ति से ये पूछें कि भाई ये मोरेटोरियम में राहत क्या है। तो बड़ी खुशी थी, अंदर से लग रहा था कि हमें बहुत बड़ी राहत मिल गई। लेकिन जब हम बैंक के अंदर हम पहुँचे, तो बैंक के अंदर जब हमने पूछा, तो हम स्टाफ परिचित है, तो हमने कहा, मैंने कि क्या है, तो बोले आप कैसे आ गए लॉकडाउन में। मैंने कहा भैया बचते बचाते डंडे खाते हुए आ गए। लेकिन बोले क्या आप काम बताएं। मैंने कि एक मोरेटोरियम करके जो है एक नई कोई बीमारी आई है, कोरोना के साथ शब्द आया है, तो वो क्या है। मैंने बोले आप चक्कर में न फंसे, मोरेटोरियम वो कोई राहत नहीं है। मैंने कहा कैसे। बोले आपको मोरेटोरियम यदि आप लेंगे तो आप एक तो डिफॉल्टर घोषित हो जाएंगे, आगे आपको कोई लोन नहीं मिलेगा, आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा, आप वैसे ही बेकार हो जाएंगे। इसके ऊपर कोई स्पष्ट कुछ नहीं था उस समय, कुछ नहीं था। तो उसके बाद उन्होंने कहा, बोले आप पूरी अपनी जमा करिए टाइम से, और नहीं तो आपको ये आपका जो अमाउंट है हम आपके प्रिंसिपल में जोड़ देंगे। अच्छा। ये जो आपका ब्याज और जो प्रिंसिपल प्लस ब्याज दोनों को, ऐसा हुआ भी? ऐसा हो गया, लागू हो गया। और अभी तक है, अभी तक कोई राहत थोड़ी मिली है। तो वो उस समय, तो जब ये कहा तो मेरे मुंह से उस समय अनायास ही एक शब्द निकला, मैंने कि राहत नहीं आफत है। और मैंने उसको उसी दिन से आफत ही माना। और आफत को जब मैंने डिस्कस किया तो कोई भी व्यक्ति इसमें सहयोग के लिए कहीं तैयार नहीं था, क्योंकि उस समय तक कई सौ हमारी जो एप्लीकेशंस थी जो सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, उन्हें ये कह के कि रिजर्व बैंक के खिलाफ इसकी सुनवाई नहीं होती। तो गजेंद्र शर्मा जी, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपको नहीं पता था कि मोरेटोरियम सिर्फ एक शब्द है, हवा है, ऐसे बहुत सारे लोगों को भी लगता होगा कि राहत है, वो तो आपको पता चला कि आफत है? ऐसा ही था। हाँ। ऐसा ही था। जब पहली बार हमें किसी अखबार से फोन आया और उसने हमसे पूछा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मैंने कहा महसूस तो अच्छा किया था, लेकिन अब थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब इसका कोई स्पष्ट अभी तक कोई गाइडलाइन अभी तक नहीं आई।
तो बोले कि नहीं, बोले राहत है तो कहीं ना कहीं तो मिलेगी। तो जब बैंक ने कह दिया तो मैंने कि राहत तो कहीं है नहीं, उसने हमारे ऊपर वो लगा दिया, चार्ज भी लगा दिया, सारी चीज़ें हो गई। तो फिर एक दिन मन में आई, मैंने कि एक बार कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि भगवान में जहाँ आस्था रखते हैं तो हो सकता है कि कभी कभी कुछ अच्छे दिन भी होते हैं, माँ सरस्वती की कहीं कृपा हो कि कुछ कहीं कुछ सुनवाई हो जाए। तो हमने एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में याचिका अपनी दायर की। बेटे ने मुझसे कहा, बोले कि नहीं पापा करते हैं, और वो ऐसी याचिका हुई कि आज हम तैयार करते हैं और कल सुबह डालते हैं और कल ही एक्सेप्ट हो जाती है। आप पेशे से वकील हैं राहुल जी, तो आपने जब ये PIL डालने के बारे में सोचा था तो आपको कितना दम लगा था अपनी PIL में? PIL में ये हमने क्लियर करा था, एक तो चीज़ थी राइट टू लाइफ, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में दी हुई है। उसके तहत ये था कि आदमी का जीने का अधिकार था, वो छीना जा रहा है। क्योंकि उस टाइम सरकार ने 27 मार्च को जो नोटिफिकेशन दिया था, 27 मार्च के नोटिफिकेशन में ये चीज़ थी कि आपको 3 महीने ब्याज नहीं देनी है और उस पीरियड की आपसे ब्याज ली जाएगी। वो उस ब्याज को ये प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होने के बाद कंपाउंडेबल इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। अगर किसी का लोन अमाउंट 25 लाख है, जो 3 साल पेमेंट दे चुका है, फिर उस टाइम कंडीशन आती है मोरेटोरियम की, अगर वो लेता है तो उसकी EMI में 14 to 15 EMI उसके एक्स्ट्रा देनी पड़ जाएंगी उसे। तो ओवरऑल मान लीजिए आप 4 to 5 लाख का अराउंड एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड हो जाएगी। वो हर एक के लिए नुकसान है। अब किसी की अमाउंट 20 लाख है, किसी की 1 करोड़ है, किसी की 100 करोड़ में भी है। तो सफर सब लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई छोटे अमाउंट वाला कर रहा है। तो जब जिसकी हमने अपने लोन अकाउंट को जब कैलकुलेट किया, तो लोन अकाउंट को कैलकुलेट करने के बाद हमने 3 मंथ्स की EMI वो मॉनिटोरियम पीरियड लिया। मॉनिटोरियम पीरियड को जब हमने कैलकुलेट करा तो बहुत ज़्यादा नुकसान जा रहा था हमें, कम से कम 7 to 8 लाख का नुकसान था हमें। फिर हमने कैलकुलेशन जब इस आपदा में और भी बड़ा हो गया था। हाँ। क्योंकि कमाई कुछ नहीं, वो कमाई हमारी कुछ है नहीं। अगर प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होता है जब 7 to 8 लाख का नुकसान है। अगर छोटे से अगर हमें ये सफ़र करना पड़ रहा है तो हमारे पूरे भारत देश में कम से कम 20 से 25 करोड़ लोग होंगे, वो उससे सफ़र कर रहे होंगे। जब हमें दिक्कत आ सकती है, फिर दोबारा 31 मई को नोटिफिकेशन आया कि 3 महीने और एक्सटेंड कर दिया गया है 31 अगस्त तक। जब उसे कैलकुलेट करा कि अब बिजनेस तो हमारा बंद है, जब हमारा कोई बिजनेस नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो हम कहाँ से किसको देंगे। और जब भी हमने उस टाइम में अपने स्टाफ की मदद करी, स्टाफ को सैलरी दी, क्योंकि वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। स्टाफ की आपने बात की, सैलरी की आपने बात की, लॉकडाउन का टाइम और ये जो भी रहा, इस दौरान किसी का कोई काम धंधा नहीं चला, तो आप इस दौरान इन कंपनियों से राहत क्यों मांग रहे हैं, जबकि इन कंपनियों को भी अपने स्टाफ को सैलरी देनी है? तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि इनको आपको राहत देनी ही चाहिए? सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि वो भी मेरे परिवार का हिस्सा है। बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसा होता है कि ऑर्डर्स बुकिंग्स होती हैं, हर एक कंट्री के वो हर एक इंडस्ट्री का अपना अलग व्यू होता है। जैसे कि मैंने किसी को ऑर्डर दे रखा है तो मेरा पेमेंट रखा हुआ है, तो जब तक मेरा बाहर से पेमेंट नहीं आएगा और लॉकडाउन लगा हुआ है तो स्टाफ को सैलरी कैसे देगा? नहीं, आप मजबूर हैं, वो भी तो मजबूर हैं। हाँ, तो वो भी मजबूर है। तो उनको यही चीज़ तो है, अगर आपके जैसे कि किसी इंडस्ट्री में या किसी शॉप में कोई स्टाफ वर्क कर रहा है, लॉकडाउन लग गया, अब वो ओनर ही नहीं कमा रहा तो स्टाफ को कहाँ से सैलरी देगा? तो आप चाहते हैं कि उसमें कुछ रियायत हो जाए, पूरा 100% ना हो, लेकिन रियायत तो कर ही सकते हैं वो लोग। तो हमारी जो PIL थी तो उसी के लिए थी कि कंपाउंडेबल इंटरेस्ट जो चार्ज हो रहा है उसे वेव ऑफ किया जाए। उसको आप चाहते हैं कि उसे कट ऑफ किया जाए? उसे कट ऑफ किया जाए, जिससे काफी 24 से 25 करोड़ लोगों को इसका बेनिफिट मिले इसका। इसीलिए हमने याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली। तो आप ये चाहते हैं कि भाई वो रियायत तो कम से कम की जा सकती है। किसके लिए आपने PIL? क्योंकि इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा और ये बैंकों का प्रॉफिट है। तो जब इस टाइम में जब हमारा काम धंधा बंद है, हमारा रोजगार नहीं चल रहा, तो बैंक उस टाइम में प्रॉफिट क्यों कमा रहे हैं? क्यों? तो बैंकों को भी थोड़ी रिलीफ देनी चाहिए अपने बोरोवर्स के लिए। जी, गजेंद्र शर्मा जी, आप मुझे ये बताइए, आपने जब ये PIL डाली जो जनहित में है, उसके बाद आपको मीडिया का कितना कवरेज मिला है, मीडिया का कितना सपोर्ट मिला है? देखिए,
ये भी सौभाग्य था हमारा कि स्टार्टिंग जो हुई, मीडिया ने फ्रंट पेज, पहले पेज का पहला अक्षर मेरे नाम से लिखा उन्होंने। मोरेटोरियम से लिखा, मेरे से नहीं, मोरेटोरियम राहत से इससे लिखा। और आज तक वो प्रिंट मीडिया का रेगुलर चलता रहा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बिल्कुल भी इसको जो है कहीं भी उस हाईलाइट नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन प्रिंट मीडिया का जो रोल था वो वास्तव में देश के प्रति बहुत अच्छा रोल था, और उन्होंने वही काम किया जो एक देश के अखबार, जिसे स्तंभ कहते हैं, एक चौथा स्तंभ है हमारा, चौथे स्तंभ की तरह से प्रिंट मीडिया ने हमारा साथ दिया और देश का साथ दिया, हमारा नहीं, देश का साथ दिया। आपदा ये देश की आपदा के लिए प्रिंट मीडिया के हम बहुत आभारी हैं। पूरा देश, मतलब कोई स्टेट ऐसा नहीं था जिसके न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज उस मोरेटोरियम या राहत से न लिखा गया हो। अच्छा, ऐसे में मीडिया आपने बताया कि प्रिंट मीडिया ने आपको फुल सपोर्ट किया। ऐसे में क्या होता है कि जब जो सत्ताधारी सरकार होती है उसका जो विपक्ष होता है वो ऐसे मुद्दों को हमेशा नज़र में रखता है कि ऐसे मुद्दे उठे। आपको जो इस समय फिलहाल जो देश का विपक्ष है उससे आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है? कोई आया आपके पास? अभी तक कोई नहीं आया। और देखिए, बात मेरी तो मैंने पहले ही कहा था, मुझे न पक्ष की ज़रूरत है न विपक्ष की ज़रूरत है। मुझे तो इतने लोगों की बात को एक माध्यम के द्वारा, देखिए, जब हमारे पास कोई माध्यम ना हो तो अपनी बात नहीं पहुंचा सकते। हम एक बहुत छोटे स्तर से रहने वाले व्यक्ति हैं, छोटे शहर में रहते हैं। जिस शहर में रहते हैं वो आगरा है, भले ही ताजमहल है लेकिन बहुत छोटा है, सुविधाओं से बिल्कुल वंचित शहर है, जग जाहिर है, क्योंकि हम ताजमहल की वजह से भी शोषित हैं। बहुत सारी सुविधाएं इसीलिए नहीं मिल पाती, हमारे ताजमहल है, बोले ताजमहल ही देखो और कुछ मत देखो, सुविधाओं की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा दुर्भाग्य ये है कि उन सुविधा हमने वहाँ जो रखी अपनी, तो हमने कहा मैंने कि माध्यम सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट में भी हमने यही कहा कि हमारा माध्यम है, आप हमारी बात को एक बार सरकार तक पहुँचा दें, केंद्र सरकार हमारी बात सुनेगी। और ये पक्की बात है कि वो कुछ न कुछ उस पर उचित कार्रवाई जरूर करेंगे, और आज भी हम वही उम्मीद रखते हैं उनसे कि वो ज़रूर कुछ न कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि देश की सरकार अच्छी है। विपक्ष की सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जैसे प्रिंट मीडिया साथ दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साथ नहीं दे रहा। ऐसे ही हम तो ये कहेंगे कि हमसे उस विपक्ष से तो पक्ष ज़्यादा अच्छा है, जो कम से कम कुछ कर तो रहा है, कम से कम राहत तो कहाँ। इन लोगों ने तो ये भी नहीं कहा कि राहत मिल जाए। विपक्ष अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। विपक्ष तो बिल्कुल इस समय देश के अंदर है ही जी। विपक्ष अपनी आपके साथ नहीं आया, अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है विपक्ष। लेकिन आप मुझे बताइए, आपने ये जो PIL डाली वो क्या तारीख थी? 4 मई को। 4 मई को। अब कहाँ पहुँचा है केस? अब ये केस हमारा, जिसकी लास्ट जो हियरिंग हुई है हमारी 13 अक्टूबर को है। अब नेक्स्ट हियरिंग हमारी जो अभी जो लास्ट हुई है वो हमारी 5 अक्टूबर थी। 5 अक्टूबर में जिसके अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी गाइडलाइंस दी हैं केंद्र सरकार और RBI को। ये कहा है कि आपने जो कमेटी बनाई थी, कामत कमेटी और महर्षि कमेटी, उन दोनों की रिपोर्ट है जो उन्होंने जवाब दिया था कमेटी को, वो रिपोर्ट इन्होंने अटैच नहीं करी है अपने आंसर में, और आंसर भी इन्होंने जो एफिडेविट फाइल किया है वो प्रॉपर नहीं है। तो उन्होंने टाइम दिया है RBI को और केंद्र सरकार को कि दोनों प्रॉपर एफिडेविट 9 तारीख से पहले अपना जमा करें। अच्छा, जैसे और नोटिफिकेशन या ऑर्डर सर्कुलर ऐसा पास करें कि इसमें दिखे लोगों को कि उन्हें बेनिफिट मिला है, ना कि वो प्रपोजल लेके आए। ठीक। अच्छा, जैसे कि आप वकील हैं पेशे से, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इस तरह की लड़ाई एक आम आदमी के लिए लड़ना कितना मुश्किल होता है? सुप्रीम कोर्ट में लड़ना बहुत मुश्किल है, जैसे कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो मेन चीज़ है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए राइट। अगर छोटे मोटे केसेस होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, और रही जिसके बड़े मुद्दे जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लड़े जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जाने से लोग बहुत डरते हैं क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, जब जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा वही जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी तो ये लड़ाई लड़ ही नहीं सकता? आम आदमी लड़ सकता है, पर ये डिपेंड करता है एडवोकेट पे।
वो प्रो बोनो करे या देश के हित के लिए कोई भी काम करे, ये चीज कर सकता है, जो आजकल शायद जैसे कि SBI की तरफ से मुकुल रोहतगी जी हैं और ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन के 30 साल में हैं, जो आपके खिलाफ लड़े, हमारे खिलाफ हैं जी। और उनकी फीस की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। वो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता उन्हें। क्या एक आम वकील इतने बड़े वकील के सामने टिक सकता है? आपको क्या लगता है? क्योंकि ये जनता का सवाल हो सकता है। नहीं, क्यों नहीं टिक सकता? अगर सवाल जेन्युइन है, अगर आपका राइट कहीं भी वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस वक्त तो सब कुछ जेन्युइन है, सबको अपना कमाई का जरिया भी चाहिए, और ये जो अब आपने बताया कि किश्तों का ये मामला, ये झमेला, ये सब, इससे भी राहत सबको चाहिए, तो एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होगा। अब ऐसा नहीं है कि हमारी केंद्र सरकार ने भी 20 लाख करोड़ का पैकेज लिया था हमारे बेनिफिट के लिए, तो हर एक अपने अपने सेक्टर से उनको रिलीफ उन्होंने पहुंचाया है, और कुछ हो सकता है कि हमें भी कंपाउंडेबल इंटरेस्ट में रिलीफ दिलाएं या इंटरेस्ट पे भी रिलीफ दिलाएं। उसका तो अभी तक मामला हवाई है, तो अभी तक तो कुछ ऐसे हवाई नहीं कह सकते, केंद्र सरकार कर रही है, जब तक वो अपना जवाब नहीं देते जब तक हम कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल के लिए तो कोई राहत नहीं है। फिलहाल के लिए हमारे पास कोई राहत नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हमें कुछ ना कुछ राहत दे। वो अभी भी जो भी है वो सिर्फ हवा में है कि हम ये करेंगे, हम 20 लाख करोड़ का पैकेज देंगे, लेकिन वो 20 लाख करोड़ के पैकेज के अंदर होगा क्या, ये भी अब सरकार को अभी तक नहीं 20 लाख करोड़ का पैकेज गवर्नमेंट ऑलरेडी दे चुकी है। लोगों ने कैसे उनके हाथों में आया अभी तक? इसका जवाब तो केंद्र सरकार ही देगी। केंद्र सरकार देगी, तो इसीलिए वो मामला अभी तक लटकाई हुई है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आपने बोला अभी तक आपका मामला जो कोर्ट में है, और आपने जो वो बताया कि राहत दी है, तो वो क्या राहत दी है? अभी जो राहत दी है केंद्र सरकार ने अपने प्रपोजल में दिया था कि जिनका लोन 2 करोड़ तक का है उन पे कंपाउंडेबल इंटरेस्ट वेव ऑफ हो जाएगा, मतलब 2 करोड़ तक का, उससे नीचे वाले 2 करोड़ से नीचे वालों को राहत मिलेगी कंपाउंडेबल। आप कहाँ आते हैं? 2 करोड़ से नीचे आते हैं, तो आपको राहत मिलती हुई नजर आ रही है। पर ये अभी प्रपोजल है, अभी इसका नोटिफिकेशन ऑर्डर अभी आया नहीं है। अच्छा, इसका जब नोटिफिकेशन ऑर्डर सर्कुलर से आता है, जब हमें कुछ कह सकते हैं कि लोगों को बेनिफिट मिला है। अभी कोर्ट में चल ही रहा है, जब तक नोटिफिकेशन सर्कुलर या ऑर्डर RBI जब तक पास नहीं करेगी या केंद्र सरकार नहीं लाई के आएगी अपने ऑर्डर्स में, जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। कोई कैलकुलेशन निकाली है गजेंद्र जी आपने अभी तक कि आपके इस लड़ाई से कितने लोगों को राहत मिलने वाली है? नहीं, जो मेरा आंकलन है और जो मीडिया के माध्यम से जो महसूस हुआ है, वो 20 करोड़ से तो कम नहीं है लोग, 20 करोड़ से तो ऊपर हैं। मीडिया ने तो और भी ज़्यादा बताया है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो देश की स्थिति है इस समय, वो बड़ी समझने वाली है, और कहते हैं विकास करने वाला व्यक्ति, तो जब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, एक कहीं से आया, कहीं शिफ्ट हुआ, और उस बेचारे ने सोचा कि मुझे कुछ करना है, तो मुझे कुछ करना है, उसकी कोई पैतृक संपत्ति तो थी नहीं, तो उसने सोचा कि यार एक मकान तो होना चाहिए, तो मकान ले लिया बेचारे ने। अब उसने देखने के लिए एक गाड़ी भी ले ली, अब ये दोनों चीज़ें ही ले ली, तीसरा उसका व्यापार चल रहा है, अब उसको निकालना तो वहीं से है, नौकरी कर रहा है तो वहाँ से निकालना है। तो आज की स्थिति में हमारी जो नौकरी की स्थितियाँ हैं, बहुत ही बुरी स्थिति हो गई हैं। नौकरी लगभग प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, व्यापारिक दृष्टियाँ भी अच्छी नहीं रही हैं। तो जो स्थिति बन चुकी है, उस स्थिति में इस समय वास्तव में प्रॉफिट की बात छोड़ दें, हम जिएंगे कैसे और सरवाइव कैसे करेंगे। हम कहते हैं हमारा देश विश्व का राजा बनेगा, तो कैसे बनेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि रोजी रोटी कैसे होगी, अपराध कैसे रुकेगा। अपराध जब पेट में रोटी नहीं होगी तो नेचुरल सी बात है कि कोई भी व्यक्ति अपराध की तरफ बढ़ता है। अच्छा, इस समय पूरा भारतवर्ष, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पूरी दुनिया, पूरे देशों के लोग आप पर नज़र टिकाए हुए हैं, इस केस के ऊपर नज़र टिकाए हुए हैं। इस देश के लोगों से और आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों में एक बड़ी कमी है कि अपने अधिकार को नहीं जानते हो, और वो अधिकारों की वजह से ही शोषण के शिकार होते हैं। बिल्कुल सही बात है। आज हम ये कह रहे हैं, जब कोई चीज़ हमारी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, तो बैंकों को इतना दबाव नहीं बनाना चाहिए। बैंकों को ये सोचना चाहिए कि
जो व्यक्ति 100 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ लेके भाग गए और इस देश में बैठे हुए हैं, उनसे आप 1 रुपया वसूल नहीं कर पाए। ये जिस वर्ग पे आप कार्रवाई कर रहे हैं या जो राहत चाह रहा है, ये वो वर्ग है जो आपको दे रहा है, जो ईमानदारी से दे रहा है, और जिसे नींद नहीं आती रात को, और नींद में भी सोचता है कि मैं किस्त कैसे दूंगा, वो 6 महीने बाद की सोच रहा है, 6 महीने बाद भी किस्त कैसे चुकाऊंगा। तो इन बैंकों को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, सरकार की इसमें कमी नहीं है। ये बैंकों को सोचना चाहिए कि ये हमारा रेगुलर कस्टमर, जिसको तुम लोन मांग के बैठे हो, वो तो भाग नहीं गया, वो यहीं बैठा है, और वो 15 साल से तुम्हारा 1 पैसा नहीं दे रहा, जिसके करोड़ों में पैसे हैं, उनसे तो आप वसूल नहीं कर पाए। जो बेचारा देने वाला है, आपकी ब्याज भी दे रहा है, तब कह रहे हो उससे कंपाउंडेबल इंटरेस्ट दीजिए। आप अपना पहले उससे मूल लेके दिखाइए ना। आप, हम तो दे रहे हैं, हमारे साथ के करोड़ों लोग देने के लिए तैयार, दे ही रहे हैं बेचारे, उन्होंने थोड़ी रोका है। ये कोरोना नहीं होता तो क्या हम इस स्थिति में होते? आज हम इस चैनल के माध्यम से क्या हम ये प्रार्थना कर रहे होते कि हमारी ब्याज कंपाउंडेबल इंटरेस्ट मत लीजिए हमसे? हम तो धड़ल्ले से कॉलर का अपना बटन खोल के कहते हैं आप लीजिए, कौन सा चाहिए, 1 महीने की और ज़्यादा लीजिए। अच्छा, आप लोग जीत के बेहद करीब है और पूरी उम्मीद है हमें कि आप जीतेंगे ज़रूर। आपकी जीत से, या इसको मैं ऐसे लूँ कि इस बिल की जीत से, इस PIL की जीत से दुनिया भर के लोगों को और ख़ास तौर पर देश के लोगों पर असर पड़ेगा। वो कितना असर पड़ेगा? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, मैं जो महसूस करता हूं कि हम ब्याज तो दे ही रहे हैं, केवल और केवल हम ये कह रहे हैं कि ब्याज पर ब्याज मत लो, ब्याज पर ब्याज। तो ये राहत से ही लोग संतुष्ट हो रहे हैं। इतना लंबा टाइम बैंकों को नहीं खींचना चाहिए था, कहना चाहिए था कि ठीक है, आप हमारे कस्टमर हैं, और कस्टमर का हर फर्ज बनता है एक दूसरे के प्रति ख्याल रखा जाए, उसका ख्याल रखा जाए। वो लेके नहीं भाग रहा, जो लेके भागे उनका तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन जो बेचारा दे रहा है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, आप उसी का शोषण कर रहे हैं। आप ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर बैंक और ये कंपनी अपने हट पर अड़ी रही तो इससे कितने उद्योग धंधे शायद बंद हो जाएंगे, आपको लगता है ऐसा? मैडम, मैं तो अब ये नहीं कह सकता। जब कोई कुश्ती लड़ता है तो फिर वो ये नहीं सोचता कि मैं हारूंगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट भी हमारी याचिका को सही मान चुका है, और सरकार भी मान चुकी है, क्योंकि बैंकों की RBI भी मान चुकी है। ये बैंकों की हठ धर्मिता है। बैंक अपनी हठ धर्मिता के आगे केवल गुमराह कर रहे हैं अभी, और बैंकों को मानना पड़ेगा। हमारी सरकार भी जानती है, सरकार ही हमारी है, हमने तो चुनी है सरकार, हमने चुनी है सरकार। सरकार भी जानती है हमारी इच्छाएं, सरकार भी जानती है, अधिकारी भी जानते हैं, सब जानते हैं, और सब प्रताड़ते हैं। ऐसा नहीं है, लोन से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो लोन लेने वाला आदमी, इस समय देश में बहुसंख्यक लोन वाले हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, बहुत बुरी मार पड़ेगी, और बहुत बुरी मार पड़ेगी। इसीलिए 100% मेरा विश्वास है कि मात्र बैंकों की हठ धर्मिता से हम हार नहीं सकते। बैंकों की हट तो अलग बात हो गई, क्योंकि आपदा अधिनियम एक्ट 2005 क्लियरली कहता है कि आप आपातकालीन स्थिति में आप लोन के रीपेमेंट्स नहीं ले सकते, और जरूरत पड़े तो फ्रेश लोन भी आपको ग्रांट करना पड़ेगा। अच्छा। और वो चीज़ नहीं हुई है, नहीं। लोन के रीपेमेंट्स भी मांगे गए, लोगों का शोषण हुआ पूरा, और जिसने मोरेटोरियम पीरियड लिया उनसे ब्याज भी ली जा रही है, और अभी ब्याज पे ब्याज ली जा रही है। जब तक डिसीजन नहीं आ रहा कोर्ट का, जब तक तो यही कहा जाएगा कि ब्याज पे ब्याज ली जा रही है। तो ठीक है, आपके साथ हम भी अभी इंतजार करेंगे, इस केस के ऊपर नज़र बनाए रखें, क्योंकि ये मामला आपसे भी जुड़ा है, हमसे भी जुड़ा हुआ है, हमारी निगाहें इस केस के ऊपर हैं, क्योंकि इस केस के जीतने से हम लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स ये हैं कि हम लोगों को मोरेटोरियम जो शब्द नया आया है, एक तो उसे जानने का आज हमें मौका मिला, हमें पता चला मोरेटोरियम क्या है, क्या हवा है और क्या असलियत है। इसके बाद गजेंद्र शर्मा जी और राहुल शर्मा जी, ये पिता पुत्र की जोड़ी हमारे लिए लड़ाई कर रही है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए कि हम इनका सपोर्ट करें। फिलहाल नज़र रखे हुए हैं इस केस के ऊपर, इनके साथ भी। नमस्कार।